हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। जो क्लास 12 की लेक्चर अल्कोहल, फेनॉल और ईथर हमने शुरू की थी, वो अल्कोहल, फेनॉल और ईथर की आज तीसरा लेक्चर है। और आज हम और एक एसिडिटी के ऊपर बना हुआ सवाल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिर से और एक एसिडिटी के ऊपर बना सवाल को हम पढ़ेंगे। किसका एसिडिटी आज हम पढ़ेंगे? देखो दोस्तों, CH3CH2OH ये क्या है? ये इथेनॉल है। ये क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये फिनॉल है। ये क्या है? OH NO2, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। ये क्या है? OH NO2, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और ये OH और NO2 ये क्या है? ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। देखो, हम बोलना क्या चाहते हैं, ये क्या है? ये अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। हम सभी जानते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप से अल्कोहल बनती है। अब ये अल्कोहल है, ये इथेनॉल है, ये फिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। ये जो एक्चुअल में हमने कंपाउंड को ड्रॉ किया है, ये सभी कंपाउंड की जो एसिडिटी की इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो आपको बताने के लिए बोलेगा। और इसी के साथ साथ आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत बढ़िया कंसेप्ट इधर से पता चलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछेगा। तो एक बात को तो हमने पहले ही बोल दिए थे कि अल्कोहल ये क्या है, एक बार नाम लिख देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ये इथेनॉल है। ये आप बोलोगे सर ये फिनॉल है। ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। ये ऊपर में लिखते हैं ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। आप बोलोगे सर पता चल गया है। ये नाम है इन कंपाउंड की। अब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हम कैसे सजाएंगे? देखो, इसको पहले ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद एक एक करके देखना। पहले तो ये देखो कि CH3CH2OH ये क्या है। आप बोलोगे मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CH2OH ऐसे में बॉन्ड को तोड़ तोड़ के लिख सकता हूं। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो CH3CH2 ग्रुप है ये प्लस I इफेक्ट को कैरी करते हैं। ये CH3CH2 ये जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है। क्या है? ये CH3CH2 ये वाला इथाइल ग्रुप है। और ये जो इथाइल ग्रुप है ये प्लस I इफेक्टिव ग्रुप है। और ये अगर प्लस I इफेक्टिव ग्रुप होगा तो इसमें पुशिंग पावर आएंगे। क्या आएंगे? आप बोलोगे सर इनमें पुशिंग पावर आएगा। और अगर इनमें पुशिंग पावर आएंगे तो ये इट पुशेस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स OH ग्रुप। अब सुनो, अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। ये जो CH3CH2 ग्रुप है ये प्लस I इफेक्टिव ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, इनमें पुशिंग पावर है। ये पुश करेंगे, किसको पुश करेंगे? ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप बोलोगे CH3CH2OH ये CH3CH2 पुश करेगा किसको? ये बॉन्ड को। ये बॉन्ड क्या बॉन्ड है? ये हेड ऑन कॉलिजन के द्वारा बनता हुआ बॉन्ड है। इसको आप बोलते हो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये प्लस I इफेक्टिव ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को OH ग्रुप के तरफ पुश करेंगे। और अगर ये OH ग्रुप की तरफ पुश करेंगे तो ये OH ग्रुप मच स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मतलब जो OH ग्रुप है उनके तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश किया जाएगा तो वो OH ग्रुप की पोलैरिटी घटेगा। तो ये जो OH ग्रुप है इनकी जो पोलैरिटी है, इनकी जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड पोलैरिटी घटेगा। और अगर इनकी बॉन्ड पोलैरिटी घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी होगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी।
क्योंकि ये भाई साहब ये पुश कर रहे हैं किसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसके तरफ, OH ग्रुप के तरफ। अगर OH ग्रुप की तरफ पुश करेंगे तो OH ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये जो बॉन्ड है OH ग्रुप के बीच में, इन बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो घटेगा। और अगर OH बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी घटने लग गए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बढ़ोतरी हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी होगी। तो ये बॉन्ड क्या टूटेगा, आप बोलोगे बॉन्ड OH बॉन्ड कांट बी इजीली डिसोसिएटेड, कांट बी इजीली डिसोसिएटेड। मतलब ये जो OH बॉन्ड है ये आसानी से नहीं टूटेंगे। आप बोलोगे इधर से हम ये कंक्लूड करते हैं, हम इधर से ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि अगर बॉन्ड पोलैरिटी घटेगा, अगर बॉन्ड पोलैरिटी घटा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे। अगर ये OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटा तो क्या हाइड्रोजन एटॉम H प्लस या प्रोटॉन के तौर पे बाहर आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये बॉन्ड नहीं टूटा, ये बॉन्ड नहीं टूटा तो हाइड्रोजन एटॉम ये बॉन्ड को छोड़ के H प्लस आयन के तौर में, प्रोटॉन के तौर में बाहर नहीं आएंगे। और अगर इधर से H प्लस आयन की लिबरेशन नहीं हुई, इधर से H प्लस आयन रिलीज नहीं हुआ, इधर से प्रोटॉन बाहर नहीं आए, तो ये क्या एसिड होगा, आप बोलोगे कत्ते नहीं होगा। तो ये एसिडिटी बहुत 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 कम दिखलाते हैं। आप बोलोगे कि ये OH बॉन्ड कांट बी इजीली डिसोसिएटेड, OH बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो H एटॉम ये क्या H प्लस आयन के तौर पर लिबरेट होंगे, H प्लस आयन के तौर में लिबरेट नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि H एटॉम H प्लस आयन के तौर में लिबरेट नहीं करेंगे तो H प्लस आयन लिबरेशन नहीं होगी। देयर विल बी नो लिबरेशन ऑफ H प्लस आयन, या इसी को आप बोलते हो प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप, फ्रॉम OH ग्रुप। तो इधर से एक सवाल का हल हमें पता चल गया है कि ये OH बॉन्ड नहीं टूटेंगे, OH बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो हाइड्रोजन एटॉम H प्लस आयन के तौर में वापस नहीं आएंगे, H प्लस आयन के तौर में बाहर नहीं आएंगे। H प्लस आयन के तौर पे बाहर नहीं आएगा तो ये भाई साहब ब्रॉन्स्टेड लाउडी कंसेप्ट वाइज या आर्हेनियस कंसेप्ट वाइज एसिडिटी नहीं दिखाएंगे। तो एल्कोहल की एसिडिटी हुआ कम, सबसे कम एसिडिटी किसकी है, एल्कोहल की। हटाए, इसको नोट कर लेना। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा जो कि है अल्कोहल की एसिडिटी क्यों कम है। हमने ये बोला है कि अल्कोहल में प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप होने के नाते वो पुशिंग पावर दिखाएंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेंगे OH ग्रुप के तौर में, OH ग्रुप के डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेंगे तो OH ग्रुप की बॉन्ड जो पोलैरिटी है वो घटेगा, बॉन्ड पोलैरिटी घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा, तो वो बॉन्ड इजीली नहीं टूटेंगे, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, वो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट नहीं करेंगे। तो OH बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, और अगर OH बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हाइड्रोजन एटॉम H प्लस आयन या प्रोटॉन के तौर में बाहर आएगा, नहीं आएगा। आप बोलोगे हाइड्रोजन एटॉम H प्लस आयन या प्रोटॉन के तौर में बाहर नहीं आएंगे, और अगर H प्लस आयन नहीं आया बाहर और अगर प्रोटॉन लिबरेशन नहीं हुई तो आप बोलोगे ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, ये H प्लस आयन डोनर नहीं है, उतने आसानी से H प्लस आयन या प्रोटॉन को ये नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये एसिड है। ब्रॉन्स्टेड लाउडी कंसेप्ट वाइज प्रोटॉन डोनर होगा तो एसिड होगा, ये नहीं, ये प्रोटॉन को नहीं डोनेट कर रहे हैं तो ये एसिड है, नहीं है। और उसी के साथ साथ H प्लस आयन वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट वाइज ये एसिड है। आप बोलोगे उतना ज्यादा एसिड नहीं है, मतलब इनकी एसिडिटी थोड़ा सा कम है। अब आप लोगों को हमने ये चीज भी बोले थे, इनको भी सुन लो। ये OH है, इसका नाम क्या है, आप बोलोगे ये फिनॉल है। क्या है, आप बोलोगे ये फिनॉल है। ये अगर H प्लस को छोड़ेगा तो आपके सामने आएगा फिनॉक्साइड आयन। क्या आएगा, आप बोलोगे सर हमारे सामने आएगा ये है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो फिनॉल है अगर
इसको आप एसिड मानते हो तो ये होगा एसिड की काउंटर आयन। क्या होगा? ये होगा एसिड की काउंटर आयन, जिसको आप बोलोगे उसी एसिड की कंजुगेट बेस। क्या बोलोगे? उसी एसिड की कंजुगेट बेस। सही है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है। जो फेनॉल है उसको अगर आप एसिड मानते हो तो वो प्रोटॉन को छोड़ेगा। वो ये H+ को इधर से इधर लिख दो, H+ को छोड़ रहा है। ये H+ क्या है? ये प्रोटॉन है। क्या है? ये प्रोटॉन है। तो जी भाई साहब बिल्कुल ठीक है। फिनॉल अगर एसिड हुआ तो वो H+ को छोड़ के, प्रोटॉन को छोड़ के, उसकी काउंटर आयन के तौर पे, कंजुगेट बेस के तौर पे फिनॉक्साइड आयन की उत्पत्ति करेंगे। अगर फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हुई ज्यादा तो रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर रिएक्शन फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन के तौर पे जाएगा तो ये तो तय है फिनॉल H+ को छोड़ रहा है। फिनॉल अगर H+ को छोड़ रहा है या प्रोटॉन को छोड़ रहा है तो फिनॉल एसिड है। मैं बोल रहा हूं ये कि ये जो फिनॉल है ये अगर एसिड है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और उसके साथ साथ प्रोटॉन को छोड़ेगा। अब सुनो, अगर फिनॉल एसिड हुआ तो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन जमकर बनेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी अगर फिनॉल से ज्यादा हुआ तो रिएक्शन फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन के तौर पे जाएगा। फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन के डायरेक्शन में रिएक्शन गया तो फिनॉल H+ को छोड़ेगा। H+ को फिनॉल छोड़ेगा मतलब प्रोटॉन को छोड़ेगा, तो फिनॉल एसिड है। तो आपको क्या प्रमाण करना है? आपको प्रमाण करना है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिनॉल से ज्यादा है। आपको यह प्रमाण करनी है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिनॉल से ज्यादा है। कैसे प्रमाण करोगे? आप बोलोगे सर इन सभी विषय में सबसे ज्यादा जो कार्यगर साबित होते हैं वो है रेजोनेंस। हम रेजोनेंस करेंगे। ये फिनॉल है जी बिल्कुल है। ये लोन पेयर घूमा, ये लोन पेयर की डिलोकलाइजेशन हुई थ्रू आउट द बेंजीन रिंग, तो आप बोलोगे कि जी बिल्कुल लोन पेयर घूम रहा है तो इधर आएगा डबल बॉन्ड OH, O के ऊपर आएगा प्लस, ये बॉन्ड इधर घुमा तो इधर आएगा माइनस, ये ऐसे का ऐसा है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। देखो ऑक्सीजन की लोन पेयर घूम के इधर आया तो इधर आया डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर आया तो इधर आया माइनस चार्ज, फिर से ये माइनस चार्ज घूम के इधर आया, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर जाएगा। तो आप बोलोगे क्या होगा? हम बोलेंगे कि ऊपर तो जो है वैसे का वैसा रख दो, ओके सिर के ऊपर प्लस रख दो, ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो इधर आएगा एक डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड खोल के इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस चार्ज, ये आएगा, फिर से ये माइनस चार्ज घूम के इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसे घूमा तो ऊपर जो है वैसे का वैसा रख दो, ओ के ऊपर प्लस ये भी रख दो, ये पाई बॉन्ड इसको इधर प्लेस करो, ये माइनस चार्ज अगर खोल के इधर आया तो इधर आएगा पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर खोल के इधर गया तो इधर आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज खोल के इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड खोल के फिर से इधर चला जाएगा। तो फिर से क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? आप बोलोगे जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड अभी नहीं है, उधर आएगा सिंगल बॉन्ड OH, ओ के ऊपर क्या आएगा लोन पेयर प्लस नेग्लेक्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर है, ये पाई बॉन्ड इधर है, ये माइनस चार्ज खोल के इधर आया तो इधर आएगा और एक पाई बॉन्ड। आप बोलोगे सर ये हो रहा है। फिनॉल में हमने अगर रेजोनेंस की तो ऐसे डिलोकलाइजेशन हुआ। लास्ट स्टेप में क्या हुआ? ये माइनस चार्ज खोल के इधर आया तो इधर आया पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो ऑक्सीजन का प्लस निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड नहीं है तो इधर आएगा सिंगल बॉन्ड, ये खोल के इधर जाएगा तो इधर आएगा पाई बॉन्ड। तो कितना स्ट्रक्चर हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसकी? फिनॉल की। आप बोलोगे बनाओ रेजोनेंस हाइब्रिड, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बनाते हैं। देखो भाई साहब ये है 2 3 और 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देखो। जो रेजोनेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या मेसोमेरिक स्ट्रक्चर। तो इधर 2 3 और 4 ये तीनों में खेल है, असली खेल इधर है। 2 3 और 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। आपको दिखाई देगा कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनके बीच में तो डबल बॉन्ड है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इधर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर आएगा। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल आया। और ये देखो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूरा बेंजीन रिंग में घुमा है तो इधर पूरा बेंजीन रिंग में क्या आएगा? माइनस चार्ज। आप बोलोगे कि जो ऑक्सीजन की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है
जो ऑक्सीजन के सिर के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूरा बेंजीन रिंग में सर्कुलेट हुआ है, पूरा बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हुआ है। तो पूरा बेंजीन रिंग का कैरेक्टर क्या है, पूरा बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या है, पूरा बेंजीन रिंग में कौन सी चार्ज है? आप बोलोगे पूरा बेंजीन रिंग में माइनस चार्ज है। उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ देखो 2, 3 और 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। 1 और 5 में कोई सा भी चार्ज है? नहीं है। तो 2, 3 चार्ज में अगर 2, 3 और 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया और 1 और 5 में कोई सा भी चार्ज नहीं आया, तो 2, 3, 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में अगर प्लस चार्ज आए तो आप बोलोगे ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा प्लस, मतलब पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। ये क्या है? ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फेनॉल। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फेनॉल। आप बोलोगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फेनॉल मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों स्ट्रक्चर को एक ही स्ट्रक्चर में अगर आपको प्लेस करने के लिए बोल दिया जाए तो आप ये पांचों स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर में कैसे बनाओगे? ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पांचों स्ट्रक्चर है इनमें 2, 3 और 4 2, 3 और 4 ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत 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 वैलिड है, ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आता है? प्लस। 1 और 5 में कोई सा भी चार्ज नहीं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। 2, 3, 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। 1 और 5 में सिंगल बॉन्ड, तो कौन सी बॉन्ड आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये है फिनॉल की रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सुनो, मजा तो यहां पर है, मजा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में नहीं है, मजा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आता है। वो मजा ये है कि एक चीज को बहुत ध्यान से देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के एक साइड में प्लस चार्ज है और एक साइड में माइनस चार्ज है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, एक मैटर के एक साइड एक चार्ज को कैरी करता है और उसी मैटर की और एक साइड और एक चार्ज को कैरी करता है, वो मैटर स्टेबल है? आप बोलोगे जी भाई साहब नहीं है स्टेबल। बहुत ध्यान से सुनो कि एक मैटर है, वो मैटर में 2 डिफरेंट चार्ज उस मैटर की 2 स्थान को घेर कर रखा है, तो वो मैटर स्टेबल है? आप बोलोगे नहीं है, कतई नहीं है। तो ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल की एक पोर्शन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फिनॉल का एक पोर्शन जो कि OH पोर्शन है, उनका जो ऑक्सीजन एटॉम है वो प्लस चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन वही फिनॉल उनका जो बेंजीन रिंग वाला पोर्शन है वो माइनस चार्ज को कंटेन कर रहा है। तो एक मैटर की 2 साइड 2 पोर्शन 2 डिफरेंट चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, तो ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। मतलब चार्ज सेपरेशन बिटवीन वन स्ट्रक्चर, मतलब एक ही स्ट्रक्चर के 2 पोर्शन 2 डिफरेंट चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और एक लॉजिक आप लगा सकते हो, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटॉम ये क्या करेंगे? जिन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा अपने तरफ खींचते हैं। जिन लोगों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ज्यादा है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा अपने तरफ खींचते हैं, तो उन लोगों के ऊपर माइनस चार्ज आते हैं। तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। तो ये स्टेबल है? नहीं है। अब 2 टाइप से, अब 2 तरीके से ये क्वेश्चन को, इस सवाल को ढूंढते हो। ये सवाल की जो आंसर है ये 2 टाइप से आते हैं। एक तो है ये, आप बोलोगे बहुत ध्यान से, ये दोनों ही आंसर को अपने नोटबुक में कॉपी में लिखो कि ये जो ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटॉम कंटेन पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर व्हिच इज लेस स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ग्रेविटी के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे तो इनके ऊपर तय है कि माइनस चार्ज आना चाहिए था, लेकिन ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद इनके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। अगर इनके ऊपर प्लस चार्ज आया तो भाई साहब ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबल है, आप बोलोगे नहीं है। तो ये हुआ एक रीजन। और दूसरा रीजन क्या है, ये एक मैटर है, एक मैटर के दो साइड में दो डिफरेंट चार्ज अगर आ गया तो एक ही मैटर अपने ही बॉडी में एक पोर्शन प्लस एक पोर्शन माइनस, ये स्टेबल है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हुआ एक ही बॉडी में। ये एक ही बॉडी है, ये एक ही मैटर है, एक ही मैटर के एक पोजीशन प्लस चार्ज को कंटेन करके बैठा है और एक पोजीशन माइनस चार्ज को कंटेन करके बैठा है, तो क्या वो मैटर स्टेबल हुआ? आप बोलोगे कत्ते नहीं है। तो इसलिए फिनॉल की जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, फिनॉल की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फिनॉल की जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर है, फिनॉल की जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, वो क्या स्टेबल है? आप बोलोगे नहीं है, आप बोलोगे नहीं है। एक तो है चार्ज सेपरेशन, ये एक लॉजिक बनता है, और दूसरा लॉजिक क्या बनता है, ऑक्सीजन जो कि है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, जो कि है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए था? इट शुड कंटेन माइनस कैरेक्टर या नेगेटिव कैरेक्टर ऑन टू इटसेल्फ, मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था। हिसाब किताब के तौर में इसके ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम जो कि है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था, ये प्लस चार्ज को लेके बैठे हैं, तो ये भाई साहब स्टेबल नहीं है। तो फिनॉल की रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल क्यों नहीं है? ये एक कारण है, ये दूसरी और एक कारण है, इसको हटाए। तो इधर से आपको यह पता चला कि फिनॉल की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कितने स्टेबल नहीं है, अब आप बोलोगे सर फिनॉक्साइड को ड्रॉ करो। जी बिल्कुल करेंगे, आपका हुक्म हमारे सरखों पर। देखो ये फिनॉक्साइड है, फिर से आप बोलोगे सर क्या होगा? हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को घुमाओ, और क्या होगा? जी बिल्कुल घुमाइए। देखिए ये जो फिनॉक्साइड है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। भाई साहब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आप बोलोगे सर डिलोकलाइज होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे कहां? बेंजीन रिंग के अंदर, थ्रू आउट दी बेंजीन रिंग। तो क्या होगा? आप बोलोगे फिर से ड्रॉ कीजिए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो आएगा डबल बॉन्ड, अब सुनो एक दास्ता इधर है, आप बोलोगे क्या है? ये माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इधर कौन सी चार्ज आएगा? कोई सा भी चार्ज नहीं आएगा। आप बोलोगे सर एनायन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एटॉम आएगा, एटॉम से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैटायन आएगा, मतलब जो एटॉम है उधर से अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन एनायन से अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उससे माइनस चार्ज जाएगा, लेकिन प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा। तो इधर से माइनस चार्ज चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा? ये एनायन था, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये एटॉम बनेगा, ये कैटायन नहीं बनेगा। तो ये बॉन्ड किधर आया? माइनस, और ये ऐसे था वैसे ही रहेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये लोन पेयर टूट के इधर आया तो डबल बॉन्ड आया, ये लोन पेयर टूट के इधर आया तो डबल बॉन्ड आया, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आया तो इधर माइनस चार्ज आया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज घट गया। इसके बाद ये माइनस इधर आएगा, ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा, ऊपर वाला हिस्सा जैसा है वैसे का वैसा रख दो। अब देखो ये माइनस चार्ज खोल के इधर आया तो इधर आया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड खोल के इधर आया तो इधर आया माइनस चार्ज। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये माइनस चार्ज खोल के इधर आया तो इधर आया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड खोल के इधर आया तो इधर आया माइनस चार्ज। इसके बाद ये माइनस चार्ज को घुमाओ इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड को घुमाओ तो इधर आएगा, क्या बनेगा? ऊपर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा तो इधर एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर आएगा तो इधर आया माइनस चार्ज। ये देखो ये माइनस चार्ज घूम के इधर आया तो इधर आया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर आया तो इधर आया माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। तो आप बोलोगे क्या हुआ?
क्या हुआ, इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन, लोन पेयर और एक लोन पेयर आया, इसके ऊपर माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड। देखो ये माइनस चार्ज घूम के इधर आया, ये माइनस चार्ज घूम के इधर आया, तो इधर आया पाई बॉन्ड, तो इधर आया पाई बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर गया, तो इधर आया सिंगल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर जाया, तो इधर आया लोन पेयर। एक लोन पेयर फिर से वापसी हुई, तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया, तो इधर आया सिंगल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर गया, तो इधर आया एक लोन पेयर एक्स्ट्रा। एक लोन पेयर आया, तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। तो आप बोलोगे कि यह है फिनॉक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये फिनॉक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसकी हाइब्रिड कैसी होगी, इसकी रेजोनेंस, इसकी जो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा। आप बोलोगे देखो बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 3 4 कोई सा भी चार्ज है नहीं है, 1 5 चार्ज है, आप बोलोगे माइनस चार्ज है। 2 3 4 ऑक्सीजन के ऊपर कोई सा भी चार्ज है, आप बहुत ध्यान से देखो, देख के बताओ। 2 3 4 ऑक्सीजन के ऊपर कोई सा भी चार्ज है नहीं है। 1 5 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, आप बोलोगे हाँ माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। अब सुनो, ऑक्सीजन की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग में घूमा, तो पूरा बेंजीन रिंग का चार्ज क्या होगा। आप बोलोगे सर पूरा बेंजीन रिंग में माइनस चार्ज सर्कुलेट हुआ। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूरा बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हुआ, पूरा बेंजीन रिंग में सर्कुलेट हुआ, तो बेंजीन रिंग का चार्ज क्या है, माइनस। ऑब्वियसली है। 2 3 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड है, आप बोलोगे डबल बॉन्ड। 1 और 5 में सिंगल बॉन्ड, 1 और 5 में सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 में डबल बॉन्ड। तो कौन सी बॉन्ड आएगा, आप बोलोगे सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप बोलोगे सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ये क्या है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक ठाक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब सुनो इधर क्या हुआ, आप बोलोगे सर इधर ना हमको हमारे दिमाग में बत्ती जला। क्या हुआ, देखो भाई साहब, एक पूरा स्ट्रक्चर में सेम टू सेम चार्ज है, चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ। जो फिनॉल था उधर ऑक्सीजन के ऊपर आया था प्लस, पूरा बेंजीन रिंग में आया था माइनस। मतलब एक बॉडी के दो डिफरेंट पोर्शन में दो डिफरेंट चार्ज थे, मतलब चार्ज सेपरेशन थ्रू आउट द बॉडी हो रहा था। इधर सेम चार्ज है, मतलब सेम चार्ज डिलोकलाइज्ड throughout the structure। सुनो ये हुआ दास्ता। अब बोलोगे सर इधर बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज हुआ है, क्या कौन सी चीज हुआ है, आप बोलोगे सर सेम चार्ज डिलोकलाइज थ्रू आउट द स्ट्रक्चर हुआ है। आप बोलोगे कि इधर देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस है, बेंजीन रिंग में कौन सा चार्ज है, माइनस है। तो सेम एक ही चार्ज एक पूरा कंपाउंड में, एक पूरा स्ट्रक्चर में, एक पूरा मैटर पूरा बॉडी में डिलोकलाइज हुआ है, सर्कुलेट हुआ है। मतलब एक ही चार्ज पूरे मैटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, डिलोकलाइज हुआ है। तो ये स्टेबल है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते अपने जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपने तरफ खींचेंगे। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए था, माइनस चार्ज। इधर कौन सा चार्ज आया, आप बोलोगे सर माइनस चार्ज। तो फिनॉक्साइड का ये जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, स्टेबल है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। तो एक नंबर जो कारण है वो ये है। 2 नंबर कारण क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट शुड कंटेन नेगेटिव कैरेक्टर। तो आप बोलोगे सर ये भी तो हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव कैरेक्टर ही कंटेन कर रहा है, तो ये स्टेबल है कि नहीं है। आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे कि ये स्टेबल है, जी बिल्कुल है।
क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था। आप बोलोगे इसके ऊपर माइनस चार्ज है, जी बिल्कुल है, तो ये इसके ऊपर माइनस चार्ज को कंटेन कर रहा है, तो ये स्टेबल है, जी बिल्कुल स्टेबल है। तो फिनॉक्साइड का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो स्टेबल है। हटाए दो दो करके रीजन हमको पता चल रहा है। तो देखो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, तो आप बोलोगे कि ये था फिनॉल और ये था फिनॉक्साइड, इनमें कौन सा स्टेबल है? आप बोलोगे ये है फिनॉल, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये था फिनॉक्साइड आयन, ये था फिनॉक्साइड आयन जो कि काउंटर आयन भी है और जो कि सीबी भी है, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस भी है कॉन्जुगेट बेस भी है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो अब सुनो, आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ भागते हैं, मतलब जो भी लेस स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनसे मोर स्टेबल की तरफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करते हैं, तो इधर केमिकल रिएक्शन किधर से किधर चलेगा? आप बोलोगे फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन की तरफ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होंगे, तो ये फिनॉल भाई साहब क्या छोड़ेंगे? आप बोलोगे सर हमारे भाई साहब प्रोटॉन को छोड़ेंगे, हमारे भाई साहब हमारे जनाब ने प्रोटॉन को छोड़ना है, क्योंकि ये जो फिनॉल है ये फिनॉल लेस स्टेबल है, फिनॉक्साइड मोर स्टेबल है, तो रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ भागेगा, तो रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ भागेगा, तो ये फिनॉक्साइड ये फिनॉल को फिनॉक्साइड बनाना ही बनाना है, तो ये अगर फिनॉल फिनॉक्साइड को बनाने जाएंगे तो फिनॉल को प्रोटॉन छोड़ना ही छोड़ना है, तो ये फिनॉल अगर प्रोटॉन या H+ को छोड़ेगा तो ये फिनॉल की एसिडिटी हुआ ज्यादा, ये फिनॉल क्या हुआ? ये फिनॉल हुआ प्रोटॉन डोनर, ये फिनॉल हुआ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर मतलब H+ आयन डोनर, प्रोटॉन डोनर मतलब H+ आयन डोनर। तो अकॉर्डिंग टू B.L थ्योरी आप बोलोगे सर ये क्या है? ये है ब्रॉनस्टेड लाउडी कंसेप्ट, ये है ब्रॉनस्टेड लाउडी कंसेप्ट। ये जो ब्रॉनस्टेड लाउडी कंसेप्ट है, ये ब्रॉनस्टेड लाउडी कंसेप्ट के द्वारा आपको ये पता चलता है जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, तो फिनॉल क्या एसिड है? आप बोलोगे जी बिल्कुल फिनॉल एसिड है, जी बिल्कुल फिनॉल एसिड है, फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा है, फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा है। ये हो गया, इसको हटाए अब सुनो, अब आएगा दूसरे क्वेश्चन, तो अल्कोहल से फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा है, हमने ये प्रूव कर लिया है। अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगा, ये है मेटानाइट्रोफिनॉल, क्या है? ये है मेटानाइट्रोफिनॉल। आप बोलोगे कि ये जो NO2 ग्रुप है इनमें -I इफेक्ट है, ये जो NO2 ग्रुप है पहले तो इसको लिख लो, ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये जो NO2 ग्रुप है इनमें -I इफेक्ट है, इनमें -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट मतलब इनमें पुलिंग पावर है, क्या है? इनमें पुलिंग पावर है, इट अट्रैक्ट्स सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम EP, अगर हम लिखें तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है फ्रॉम OH ग्रुप। तो आप बोलोगे NO2 में है -I इफेक्ट, -I इफेक्ट मतलब पुलिंग पावर, पुलिंग पावर मतलब ये खींचेंगे, ये पुल करेंगे, ये खींचेंगे, ये इट अट्रैक्ट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम OH ग्रुप। कैसे दिखाते हैं ड्रॉ करके, ये देखो ये है OH, इधर है NO2, NO2 क्या करेंगे? खींचेंगे, कहां से? इधर से, कहां से? इधर से, कहां से? इधर से। ये देखो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहे हैं, -I या +I जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही जो अपना जो इफेक्ट है वो दिखाते हैं। अब बोलो NO2 में है -I इफेक्ट, वो खींच रहे हैं किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, कहां से? कहां से? OH ग्रुप से। कहां से? आप बोलोगे सर ये OH ग्रुप से खींच रहा है, तो OH जो ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप की बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगा,
क्या होगा, OH ग्रुप की बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगा। अगर OH ग्रुप की बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ गए तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा। क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें ये घटेगा। तो आप बोलोगे OH ग्रुप की जो बॉन्ड पोलैरिटी है, आप क्या बोलोगे, ये बहुत बहुत ध्यान से सुनना, NO2 ग्रुप अपने तरफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, तो ये OH ग्रुप के तरफ से खींच रहा है। अगर OH ग्रुप के तरफ से खींचने लग गए तो OH जो ग्रुप है वो ग्रुप में पोलैरिटी बढ़ेगा। अगर उस ग्रुप में पोलैरिटी बढ़ गया तो वो ग्रुप की बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, तो वो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट कर जाएंगे। बॉन्ड इजीली डिसोसिएट्स, बॉन्ड इजीली डिसोसिएट्स मतलब बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। और अगर बॉन्ड आसानी से टूट गए तो आप बोलोगे सर ये जो हाइड्रोजन एटॉम है, आप बोलोगे सर ये जो हाइड्रोजन एटॉम है ये H+ के तौर पे निकलेगा, ये H+ के तौर पे निकलेगा। क्यों, आप बोलोगे सर ये जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया तो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट करेंगे, बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे। और अगर बॉन्ड इजीली टूट गए तो वो बॉन्ड, ये OH बॉन्ड को छोड़ के हाइड्रोजन एटॉम H+ आयन के तौर में बाहर आ जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन एटॉम H+ आयन के तौर में बाहर आ जाएंगे तो ये जो कंपाउंड है, ये जो मेटानाइट्रोफेनॉल कंपाउंड है, ये H+ डोनर कहलाएगा, ये प्रोटॉन डोनर कहलाएगा। और अगर ये प्रोटॉन डोनर कहलाने लग गए तो ये एसिड हो गए। तो आप बोलोगे सर इधर ना हाइड्रोजन एटॉम इजीली H+ के तौर पे प्रोटॉन के तौर में बाहर आ रहे हैं, तो ये भाई साहब प्रोटॉन डोनर हुए, ये भाई साहब अगर प्रोटॉन डोनर हुए तो ये एसिड ज्यादा है, तो ये H+ आयन के तौर पे बाहर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मेटानाइट्रोफेनॉल क्या होगा, मेटानाइट्रोफेनॉल H+ या प्रोटॉन डोनर होगा। तो इनकी एसिडिटी बढ़ेगी, इनकी एसिडिटी बढ़ेगी। जो भी बहुत आसानी से H+ को छोड़ेंगे, प्रोटॉन को छोड़ेंगे, उनकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो फिनॉल से मेटानाइट्रोफेनॉल की एसिडिटी बढ़ती है। हटाए, बहुत 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 ध्यान से सुनना। तो 3 हो गए। आप बोलोगे सर इसके बाद क्या आएगा, आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ते जाओ तो बहुत आसान है। अब सुनो, ये जो फिनॉल है, एक बात को हम इधर क्लियर करेंगे, ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल की जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। मतलब जो फिनॉल है, फिनॉल की जो OH ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन एटॉम है, वो ऑक्सीजन एटॉम में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के द्वारा पूरा बेंजीन रिंग में घूमते हैं, पूरे बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होते हैं, पूरे बेंजीन रिंग में सर्कुलेट होते हैं। तो कौन सी पोजीशन में, बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी होती है, आप बोलोगे ऑर्थो में, पैरा में। ऑर्थो में मतलब 2, 4 और 6 ये तीनों पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी होती है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है फिनॉल को अटैक करने के लिए तो OH जो ग्रुप है वो, आप बहुत ध्यान से सुनना, आपको हम बोल रहे हैं ये कि ये जो फिनॉल है इसका जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे। क्यों, जो फिनॉल है उसका जो OH ग्रुप है, वो जो ऑक्सीजन एटॉम है उनमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं पूरा बेंजीन रिंग में, पूरा बेंजीन रिंग में सर्कुलेट होते हैं, पूरे बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होते हैं। और अगर पूरे बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हुए तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज्यादा बढ़ोतरी होती है, आप बोलोगे 2, 4 और 6 ये तीनों पोजीशन में, मतलब ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो ये तीनों पोजीशन में। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके फिनॉल में अटैक करना चाहा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को फिनॉल का OH ग्रुप कौन सी दिशा में अटैक करने के लिए बोलेगा, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली सवाल है। जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप बोलेगा कि भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल आओ मेरे तरफ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मेरे पास ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डेंसिटी और भी ज्यादा है तो आप ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन में आके अटैक करो, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन के प्रति फीलिंग्स है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है उनके इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के प्रति फीलिंग्स है, वो नेगेटिव के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो आप बोलोगे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन हुई ज्यादा वो वहां पर जाके अटैक करेंगे। तो फिनॉल की OH ग्रुप वो रेजोनेंस के द्वारा ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो ये तीनों पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी कर चुका है। तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप बोलोगे ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन में। तो OH किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा दिखलाएगा कि आप कहां पर आके अटैक करो? OH बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन में है, तो आप जाओ, आप इलेक्ट्रोफाइल हो, आपको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है, तो आप जाके ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन में अटैक करो। तो रेजोनेंशियल इफेक्ट कहां कहां दिखलाएंगे कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल? ऑर्थो, पैरा पोजीशन में। ये तो मैं बोलना चाहता हूं, ये NO2 जब मेटा पोजीशन में था ये सिर्फ -I इफेक्ट दिखाया था। आपने नोटिस किया या नहीं किया? ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप मेटा नाइट्रोफेनॉल के तौर पे जब NO2 ग्रुप था वो सिर्फ -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था, वो माइनस ऑफ रेजोनेंशियल इफेक्ट दिखाई नहीं, क्योंकि ये जो NO2 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जाया, आप बोलोगे सर एक बात को बहुत बहुत ध्यान से आप लोग सुनना कि ये NO2 इसको जाना चाहिए कहां? आप बोलोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो रेजोनेंस कहां होते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मेटा पोजीशन में कोई सा भी रेजोनेंस होता है फेनॉल में? नहीं होता है। तो अगर NO2 मेटा पोजीशन में जाके बैठेगा तो वो सिर्फ -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन अगर यही NO2 -I इफेक्ट के साथ साथ -R इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहे तो इसको ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन में जाके बैठना होगा। तो इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और दो की, एक तो है OH NO2 ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और एक है OH NO2 पैरा नाइट्रोफेनॉल। अब सुनना, ये जो मेटा नाइट्रोफेनॉल है, ये जो मेटा नाइट्रोफेनॉल है, इसकी जो NO2 है, ये NO2 सिर्फ -I इफेक्ट दिखाएगा, ये सिर्फ -I इफेक्ट दिखाएगा और it attracts only sigma bonded electron pair, only sigma bonded electron pair from OH group। तो आप बोलोगे कि ये हमारा लॉजिक था, जो NO2 है वो NO2 जब मेटा नाइट्रोफेनॉल में सिचुएटेड है वो सिर्फ -I इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो -I इफेक्ट से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही OH ग्रुप से अपने तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जब आएगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल या पैरा नाइट्रोफेनॉल, जब आएगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल या पैरा नाइट्रोफेनॉल, कोई सा भी, ऑर्थो भी हो सकते हैं और पैरा भी हो सकते हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल में जो NO2 ग्रुप है इसको हम हटाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है और जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है, इनमें जो NO2 ग्रुप है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही फिनॉल की OH ग्रुप की रेजोनेंस होती है, तो माइनस ऑफ रेजोनेंशियल इफेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में सिचुएटेड NO2 ग्रुप ही दिखा सकते हैं, मेटा पोजीशन में सिचुएटेड NO2 ग्रुप नहीं दिखा सकते। तो ये NO2 ग्रुप -I भी दिखाएंगे, उसके साथ साथ एडिशनली -R भी दिखाएंगे, मतलब ये भाई साहब -I इफेक्ट से भी खींचेंगे, -R इफेक्ट से भी खींचेंगे, मतलब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की NO2 है या पैरा नाइट्रोफेनॉल की NO2 है, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा -I इफेक्ट से, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको खींचेगा
माइनस आर इफेक्ट से। मतलब इधर सिग्मा बॉन्डेड एज वेल एज पाई बॉन्डेड दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा जाएगा। सिग्मा बॉन्डेड को खींचेंगे माइनस आई से, पाई बॉन्डेड को खींचेंगे माइनस आर से। तो ये दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो कहां इलेक्ट्रॉन की खिंचाई ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर मेटा में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से खींचा जा रहा था, ऑर्थो और पैरा में माइनस आई से भी खींचा जाएगा, माइनस आर से भी खींचा जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा में मेटा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत NO2 रखता है। तो ऑर्थो और पैरा में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को NO2 ज्यादा खींच रहा है तो OH ग्रुप का बॉन्ड पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगा। OH ग्रुप का बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा घटेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा घटेगा तो बॉन्ड और इजीली टूट जाएंगे, और इजीली ब्रेक कर जाएंगे, और इजीली डिसोसिएट कर जाएंगे। तो OH बॉन्ड जितना इजीली ब्रेकआउट, जितना इजीली टूट जाएंगे तो वो OH से हाइड्रोजन एटॉम H+ के तौर में उतने इजीली बाहर आएंगे। हाइड्रोजन एटॉम H+ आयन या प्रोटॉन के तौर में जितने जल्दी बाहर आएंगे तो वो उतना ज्यादा प्रोटॉन डोनर कहलाएगा, वो उतना ज्यादा प्रोटॉन डोनर कहलाएगा। तो उसकी एसिडिटी और बढ़ेगी, तो उसकी एसिडिटी और बढ़ेगी। तो हमने इधर से क्या बोला, बहुत बहुत ध्यान से सुनना कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में NO2 माइनस आई माइनस आर दोनों इफेक्ट दिखा रहे हैं। दोनों इफेक्ट दिखाएंगे तो इट अट्रैक्ट्स सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ फ्रॉम OH ग्रुप। तो आप बोलोगे कहां पर ज्यादा खिंचाई हो रहा है? इधर का NO2 ग्रुप सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा था, तो माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा था। इधर NO2 ग्रुप दोनों दिखा रहे हैं तो दोनों से खींचेगा, सिग्मा को भी और पाई को भी। तो आप बोलोगे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में NO2 ग्रुप ज्यादा खींच रहे हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल इन दोनों में माइनस आई और माइनस आर दिखाने के लिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इधर आप बोलोगे OH जो ग्रुप है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगा। OH जो ग्रुप है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगा। बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा बढ़ने लग गए तो आप क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ज्यादा घटेगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ ये और ज्यादा घटेगा। मतलब बॉन्ड और भी ज्यादा दुर्बल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। बॉन्ड इज मच वीकर, मतलब और भी बॉन्ड वीक हो गए तो बॉन्ड मच इजीली डिसोसिएट्स। आप बोलोगे कि ये जो बॉन्ड है ये और भी आसानी से टूट जाएंगे। आप बोलोगे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड और भी आसानी से टूट जाएंगे। तो OH ग्रुप इसका बॉन्ड पोलैरिटी और भी बढ़ गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और भी घटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी घटा, बॉन्ड और भी वीक हो गया, बॉन्ड मच इजीली डिसोसिएट, बॉन्ड और भी आसानी से टूट रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटॉम जो है, मतलब जो OH ग्रुप है इनका जो हाइड्रोजन एटॉम है ये H+ आयन के तौर में और ज्यादा लिबरेट हो रहे हैं। तो H+ आयन या प्रोटॉन डोनर ये और भी ज्यादा H+ आयन या प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर तो आपको इधर से क्या पता चला, जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप का हाइड्रोजन और भी H+ आयन बाहर निकल रहे हैं। तो वो H+ आयन अगर डोनेट हुआ तो प्रोटॉन और भी ज्यादा डोनेट हो रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन और भी ज्यादा डोनेट हुआ तो इसकी एसिडिटी और भी ज्यादा है। तो मेटानाइट्रोफेनॉल से ऑर्थो या पैरानाइट्रोफेनॉल की एसिडिटी और भी बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे मेटा से पैरा और ऑर्थो इन दोनों की एसिडिटी और भी बढ़ गई। इधर दो
तो पहले था अल्कोहल, उसके बाद आया फिनॉल, उसके बाद आया मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके भी बाद आएगा ऑर्थो या पैरा। ऑर्थो में क्या होते हैं देखो, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आप बोलोगे जी सर दिखाओ क्या होते हैं। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, देखो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, आप बोलोगे सर आपने हमें ये बताया है ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। क्या होते हैं, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, मतलब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसकी दो पोर्शन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की दो पोर्शन है, एक है OH एक है NO2, दो पोर्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। तो आप बोलोगे कि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की दो पोर्शन है, एक है OH पोर्शन एक है NO2 पोर्शन। OH और NO2 इन दोनों के बीच में हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल के दो पोर्शन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग हिस्सा, दो अलग अलग पोर्शन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उसको आप बोलते हो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई साहब एक बात को ध्यान से देखना, ये जो NO2 है इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है। तो क्या ये हाइड्रोजन इजीली बाहर आएंगे, आप बोलोगे नहीं आएंगे। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी थोड़ा कम होगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है। आपको अगर कोई बोले कि मेटा से क्यों है, मैंने आप लोगों को बता दिया, मेटानाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों ही ज्यादा एसिडिक है। मेटानाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एज वेल एज पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों ही ज्यादा एसिडिक है। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में जब एसिडिटी की कंपैरिजन आपको करने के लिए बोलेगा, ये तुलना सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आएगा, क्योंकि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इनमें दो हिस्से हैं, दो पार्ट है, दो पोर्शन है, एक है OH एक है NO2। OH और NO2 के बीच में क्या हो रहा है, आप बोलोगे OH और NO2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के दो पोर्शन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो OH और NO2 के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उस जो OH है वो OH में से जो हाइड्रोजन एटॉम है वो हाइड्रोजन एटॉम ये NO2 के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। तो वो हाइड्रोजन एटॉम क्या आसानी से टूट के H+ के तौर में लिबरेट होंगे, आप बोलोगे नहीं होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन H+ एटॉम के तौर पे बाहर नहीं आ सकते उतना आसानी से, तो आप बोलोगे इसकी एसिडिटी थोड़ा कम है। तो ये जो हाइड्रोजन एटॉम है, इट was associated with NO2 group by intramolecular hydrogen bonding, by intramolecular H bonding। तो ये हाइड्रोजन एटॉम H+ आयन के तौर पे वापस आएगा, बाहर आएगा नहीं आएगा। तो H+ आयन डोनर ये होगा, H+ आयन मतलब प्रोटॉन, तो ये क्या प्रोटॉन डोनर होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, ये प्रोटॉन को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी थोड़ा सा कम है पैरानाइट्रोफिनॉल से। तो अगर आपको बोले कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है, इसको हटाते हैं, ऑर्डर ये है, पहले आते हैं इथेनॉल, पहले आते हैं इथेनॉल, उसके बाद आते हैं फिनॉल, उसके बाद आते हैं मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद आते हैं मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद आते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और उसके ठीक बाद आते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आपको ये पता चल गया है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसिडिटी का सवाल था। और एक बात को सुनना, इधर से आपको ये पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं भी लिखने बोले तो ये छोटा छोटा करके देगा। अल्कोहल फिनॉल दे सकता है, फिनॉल के साथ मेटानाइट्रोफिनॉल दे सकता है, मेटानाइट्रोफिनॉल के साथ ऑर्थो दे सकता है, ऑर्थो के साथ पैरा दे सकता है। मतलब ये पूरा नहीं देके छोटा छोटा हिस्सा हिस्सा करके क्वेश्चन या सवाल को आपसे पूछ सकता है। तो इसके साथ साथ हमने आज ये एसिडिटी का सवाल को बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को कच्चा चिट्ठा बता दिए हैं। तो इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।